नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो लोग कह रहे हैं कि 2024 में जीतेगा तो मोदी ही, अब वो भी अपने बयान पर पुनर्विचार करने लगे हैं। मैंने आपसे कहा था पिछले एनालिसिस में कि उत्तर प्रदेश निकालना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा और बीजेपी के लिए बहुत आसान। मैंने आपको ये भी कहा था कि बीजेपी के अगर दो मजबूत गढ़ हैं तो वो है गुजरात और उत्तर प्रदेश। लेकिन अब जो एनालिसिस हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अलग अलग कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग एनालिसिस हो रहे हैं, बीजेपी के अंदर एनालिसिस हो रहे हैं, और जो एक्सपर्ट हैं वो जो जानकारियां लेकर बाहर आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें उन लोगों ने पकड़ी हैं, जहां उनकी नज़र जा रही है, उसके हिसाब से 2024 में बड़ा खेला होने वाला है। और इतना बड़ा खेला जिसकी किसी और ने तो क्या छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने भी कल्पना नहीं की होगी। आज हम उन्हीं आंकड़ों को पकड़ेंगे, उसी रिसर्च पे जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा ज़्यादा डाटा निकाला आज मैंने, लेकिन मैं रोचक तरीके से रखूंगा। अभी आया। चैनल की मेंबरशिप खुली है। जो लोग आमतौर पर QR कोड स्कैन करके दूसरी तरह से भुगतान करते हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो नियमित भुगतान करना चाहते हैं। अब आपने एक बार 1935 में कुछ पैसे दे दिए, अगर आपको लगता कि नहीं, मैं हर महीने इनको कुछ मेरी तरफ से सहयोग करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मेंबरशिप एक बहुत बढ़िया विकल्प है। और दूसरा ये भी है कि आप सीधे संपर्क में रह पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली आने वाले समय में, बातचीत के मामले में कंटेंट मेरा सबको उपलब्ध होगा। बातचीत को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, बातों को लेकर, वो शायद मेंबर्स के लिए ही हो सकता है आने वाले समय में प्रीमियर केवल मेंबर्स के लिए हो। अभी कुछ तय नहीं किया है, अभी कुछ सोचा भी नहीं है, लेकिन मेंबर्स के लिए कुछ अलग से करने का सोचा जा रहा है। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल एक खेल किया कांग्रेस पार्टी ने। हम सब ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली। लोगों को लगा कि एक यात्रा निकल रही है, 4 दिन में लोग भूल जाएंगे। उस यात्रा में उनकी कुछ विजुअल रजिस्टर हुए दिमाग में। उनकी घनघोर विरोधी बीजेपी ने भी उनको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये गेम इतना आसान नहीं था जितना कि समझा जा रहा था। हम सबको लग रहा था कि राहुल गांधी यात्रा निकालकर क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन उस छोटी सी यात्रा से जो समीकरण बदल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है बीजेपी के लिए। अब आप कहेंगे कि आपने कह दिया, मान लें, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं यात्रा से ये हो गया, यात्रा से वो हो गया, लेकिन यात्रा असर कैसे डाल रही है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि इस यात्रा के कारण जो एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने सेट किया, अब उसका दूसरे लोग कैसे शिकार हो रहे हैं। मोदी जी भोपाल गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। वो सफाई दे रहे थे 3 तलाक ख़त्म करने के मामले में कि देखो जी, हमसे नाराज़ न होना। वो ख़त्म किया, लेकिन ये मत समझना कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। मुसलमानों को थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश। 2 दिन पहले जब वो मिस्र जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, तो पिरामिड ही नहीं जाते, मस्जिदों के दौरे भी करते हैं और वहाँ की फ़ोटोग्राफ भारत में सर्कुलेट की जाती हैं और सोशल मीडिया सेल भी उसको अहमियत देती है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं कि किस तरह से दक्षिण की चीज़ों पे बीजेपी रिएक्ट कर रही है, दक्षिण की राजनीति में इंटरेक्ट कर रही है। ईडी का भी काम वहाँ शुरू हो गया है। अमित शाह दक्षिण के दौरे कर रहे हैं। तो वो क्या वजह है इन सब चीज़ों को, मैंने दक्षिण वाले पे वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी को अब अगर टिकना है तो कुछ नए राज्यों में संभावना खोजनी पड़ेगी। मैंने आपको गणित भी बताया था कि किस किस राज्य से बीजेपी की कमज़ोर हालत है, लेकिन उस एनालिसिस में मैंने आपको खुद ये कहा था कि गुजरात और बीजेपी सेफ हैं। लेकिन जो नए एनालिसिस आए हैं, इनको अगर आप राहुल गांधी की यात्रा के प्रकाश में देखें, सबसे पहले यात्रा कैसे प्रभाव डाल रही है। भारत में मुस्लिम वोट और दलित वोट,
ये दो वोट बहुत अहम फैक्टर हैं, बहुत अहम फैक्टर हैं। अगर ये वोट किसी एक के पास मिलके पड़ जाएं तो उसके लिए जीवन बहुत बहुत आसान हो जाता है। बीजेपी ने एक बनाने की कोशिश की नैरेटिव की मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम, लेकिन भारत बहुत बड़ा है, उतना आसान नहीं होता। अगर एक गुजरात होता, कोई स्टेट होता तो बना लेते। तो मुसलमान किसको वोट देता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और मुसलमान वोट देता है उसे, जो मुसलमान कभी उसको वोट नहीं देता जो ये कहे कि हम हिंदुओं का ये कर देंगे, हिंदुओं का वो कर देंगे, हम हिंदुओं का मुकाबला करेंगे, उसको वोट नहीं देता है। मुसलमान उन लोगों को वोट देता है जो शांति के साथ में सबके रहने की बात करें, प्यार मोहब्बत से मिलजुल के साथ चलने की बात करें। उदाहरण है, मुसलमान संविधान की बात करने वालों को वोट देता है, मुसलमान भाईचारे की बात करने वालों को वोट देता है। एंटी हिंदू पार्टी को वोट मुसलमान का कभी नहीं मिलता। यहां तक कि ओवैसी भी, आप सारे भाषण निकाल के देख लीजिए, पूरे समय सेकुलरिज्म की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान का वोट मिलेगा तो सेकुलरिज्म के नाम पे मिलेगा। अभी तक पिछले कुछ समय से अलग अलग तरह की राजनीतियों में मुसलमान का भ्रम बढ़ गया था। मैं उत्तर प्रदेश का एक एनालिसिस लेके आऊँगा, पहले देश का लाऊंगा, लेकिन जब तक ये भूमिका आप नहीं समझेंगे आगे समझने में दिक्कत आएगी। तो मुसलमान जो है ना, वो भ्रमित हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमें चैन से जीने का रास्ता मुहैया कराएगा। राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव मुसलमान के दिल को छू गया है, क्योंकि एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो कहीं पे भी ये नहीं कहता कि मैं एंटी हिंदू हूँ, जो जनेऊ भी पहन लेता है, जो महाकालेश्वर में साष्टांग भी हो जाता है, लेकिन ये कहता है कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। और ये जो मोहब्बत की दुकान, सभी धर्मों जातियों के लोगों की बात करना, सबको साथ लेकर चलना, ये पूरी लंबी जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक ही संदेश था, और वो संदेश ये था कि ये आदमी सबको साथ लेकर चल सकता है। अब आप उनके इस संदेश को, आप ये बात मान सकते हैं कि राहुल गांधी के मामले में भारत में राहुल गांधी की छवि एक मक्कार राजनेता की नहीं है। राहुल गांधी के बारे में ये माना जाता है कि ये जो कहेगा वो करेगा, ये इधर उधर की बातें नहीं करता, और ये चुनावी तौर पे कुछ फेंका फांकी करके नहीं निकल जाता। राहुल गांधी की छवि है। अब सीन आता है कि भारत में आंकड़े क्या कहते हैं। देश में करीब 17% दलित समुदाय के लोग हैं, और लोकसभा में 131 सीट ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और 160 सीटें ऐसी हैं भारत में जिस पे दलित मतदाता असर डालते हैं। पहले दलित की बात कर लेते हैं। अगर आप इस टेबल को देखें, 2014 में बीजेपी 17.7% एससी वोट लाई थी और 34.23% एसटी वोट लाई थी। यानी कि बीजेपी का 1/3 से ज़्यादा वोट दलित का था। लेकिन बीजेपी के पास में दलित के लिए है क्या? कोई समानता का एजेंडा नहीं है। बीजेपी प्रतीकात्मकता करती है, दलितों के पैर धुलवा देगी, उनके घर में नेता खाना खाने चले जाएंगे। लेकिन जहाँ बराबरी की बात आती है, हक की बात आती है, उनकी आबादी के अनुपात में हक की बात आती है, और जब जाति के आधार पर जनगणना की बात आती है, तो दलित को लगता है कि नहीं, अब ये जो 34% वोट दे रहा था 2014 में एसटी, और 17.7% जो एससी वोट दे रहा था, अब उसकी धारणा बदली है। एसटी वोट में आप ये वाला भी मान सकते हैं जो कुकीज़ हैं, मणिपुर के, छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, और भी बहुत सारे लोग मान सकते हैं। और ये बात ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी कि छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पे जिनकी सरकार होती है, वहाँ नक्सल आंदोलन और दूसरे नामों पे वो लोग वोट को अपने पक्ष में कर लेते हैं। पहले बीजेपी की सरकार थी। इसी तरह से 2019 में आप देखें तो एससी वोट जो 17% था वो 38% हो गया था। शेड्यूल कास्ट का वोट 38.18% बीजेपी का, और 42.16% 2019 में
एसटी का वोट था। यानी आप सोचिए 38.18 मतलब 40% वोट 2019 में बीजेपी को मिले थे दलितों के, और 42% वोट मिले आदिवासियों के। तो ये जो दोनों दलित आदिवासियों के जो वोटों का कलेक्शन है, ये दो चीज़ों से कांग्रेस पार्टी तोड़ रही है। एक तो राहुल गांधी ने संदेश दिया कि हम हमारे कंसीडरेशन में नहीं है। अगर आप किसी आदमी के घर पे जाके खाना खाते हैं और ये कह के खाते हैं कि ये दलित है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो दलित है और वो आपसे कमतर है और आप उसको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन हकों की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने जो उसका पिछले दिनों रायपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें 50% रिजर्वेशन पार्टी के अंदर दलितों को देने का ऐलान किया। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित को बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक मैसेज जा रहा है कि भाई ये पार्टी पावर भी देती है, केवल पावरलेस पदों पर नहीं बिठाती है, सिर्फ मीरा कुमार को स्पीकर नहीं बनाती है, ऐसी जगहों पे जहां अहमियत है। और दूसरा आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कभी भी खड़गे का जो सम्मान है प्रेसिडेंट के तौर पे, उसको 19-20 भी नहीं होने देते हैं। तो अब आप सोचिए कि इसका नतीजा क्या होता है। आपने सिर्फ इतने बदलाव किए और ये बदलाव आपको कहाँ दिखा? आपको कर्नाटक में दिखा। 14% दलित वोट में वृद्धि हो गई कांग्रेस की कर्नाटक में। कैसे हुआ ये चमत्कार? सिर्फ दलितों को अधिकार देने से उनको लगता है, उनको नहीं सबको लगता है कि इस देश में जिसको जितना हक है उस स्तर पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं, आर्थिक आधार पर भी। अगर गरीब 70% है तो संसद में 30% एलिट जो है वही क्यों बैठेगा? वहाँ दलित के यहाँ से कोई लोग क्यों नहीं आना चाहिए? हो सकता है कि आप पढ़े लिखे एलिट्स को, लंदन में पढ़े हुए लोगों को वो मूर्ख लगता हो, लेकिन वो आदमी जब वहाँ से आता है तो आदिवासी इलाके का दर्द समझता है और वो ही उस बात को कर सकता है संसद में बैठ के, जो ऑक्सफोर्ड वाला नहीं कर सकता। खैर, अब इससे क्या हुआ? दलितों का जो पावर है वो बढ़ गई। एक कैलकुलेशन ये हुआ जिसके कारण कर्नाटक में बीजेपी ने गेन किया। अब अगर इसको आप थोड़ा आगे ले जाएं, अगर आप सीटें भी देखें तो बीजेपी को 2014 में 40 मिली थी और 2019 में 46 एसटी रिजर्व सीटें, एससी सीटें मिली थी और 31 एसटी सीटें मिली थी 2019 में, जबकि 14 में ये 27 थी और एससी की 40 थी। खैर, अब हम इसको मैप करते हैं, इस पूरी चीज़ों को उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में क्या सीन है? यूपी में अगर आप वोटों का परसेंटेज देखें, मुसलमानों का किसको कितने वोट मिले, तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वोट 2014 में कांग्रेस को मिले थे 38% और 30% वोट मिले थे 2019 में। दूसरे नंबर पे AIMIM यानी ओवैसी वाली पार्टी थी, उसको पहले 12% वोट मिले, फिर 16% वोट मिले। आप गौर कीजिएगा, ओवैसी 2019 में 16% वोट पाते हैं। बीजेपी को ओवैसी से ज़्यादा मुस्लिम वोट मिलते हैं 19%, बीएसपी को 7%, समाजवादी पार्टी को 5% और CPIM को 3%। अगर आप यूपी के मुस्लिम वोटों का कैलकुलेशन देखें और अगर मुसलमानों के अंदर जो मोहब्बत की दुकान वाला मुहावरा काम कर रहा है, जो हर जगह दिखाई दे रहा है, यानी मुसलमानों के वोट सेकुलर कार्ड से मिलते हैं, प्रो मुस्लिम से नहीं मिलते हैं, तो वो जो दिखाई दे रहा है उस पे अगर आप जाएंगे तो जो कांग्रेस का 30% वोट है, अगर दमन के शिकार मुसलमान पिछले चुनाव में ओवैसी से उम्मीद बांध रहे थे और 16% मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दे दिया था, तो वो वोट कांग्रेस के पास आ सकता है, क्योंकि 2014 और 19 का राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी दोनों को खड़े करके आप देख सकते हैं तो आपको साफ लगेगा कि गंगा जमनी तहजीब के नाम पर जीतने लड़ने वाला नेता राहुल गांधी अब बन चुका है। 19% जो बीजेपी को वोट पड़ा था, वो वोट भी अब बीजेपी को पड़ेगा, इसके आसार कम हैं, क्योंकि तब
3 तलाक के मसले पर कहीं ना कहीं महिलाओं को ये समझाया गया, 14 में तो 9% आया था कि भाई इससे आपकी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन एक समय के बाद में जो आपको कहा जाता है उसकी टेस्टिंग हो जाती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जरा सा भी वोट परसेंट अगर उसका वापस 14 वाले वोट परसेंट पे भी पहुंच जाता है, जो कि 38% था, हालांकि ये जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग बैठ के डाटा यही करते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट मानते हैं कि ये जाएगा 45% तक। अगर ऐसा होता है, अभी मैं केवल बात कर रहा हूं मुस्लिम वोटों की, तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर आप थोड़ा और आगे जाएं तो आप 9% जो होता था 19% हो गया था दलित वोट कांग्रेस का। और ये इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहेंगे। देखिए, बीएसपी का जहाँ तक सवाल है, दलितों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से जो बीएसपी एक मजबूत आवाज़ होती थी, बहुत सारे मुकदमे, ईडी और दूसरी चीज़ों के बीच में और बाकी पार्टियों से साथ मिलने की उम्मीद ना होने के कारण मायावती करीब करीब हथियार डाल चुकी लगती हैं। और ज़्यादातर ऐसे मसलों पर जहां उनको खुलकर बोलना चाहिए, जैसे पूरा का पूरा ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद का पूरा प्रदर्शन था सेंगोल वाला, प्रधानमंत्री जी कभी ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मायावती ने उसका भी विरोध नहीं किया। तो वो जो मायावती हैं उनसे, देखिए, हमारा समाज देखता है हमारे लिए लड़ेगा कौन, आगे बढ़ेगा कौन, कौन नहीं डरता है, ये मायने रखता है। इसलिए राहुल गांधी बार बार बोलता है मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरता हूं। क्यों? क्योंकि वो संदेश देना चाहते हैं कि सरकार से सब डर जाते हैं, मैं नहीं डरता हूं। सबको चाहिए वॉरियर। कोई ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तुम अच्छे आदमी हो ना, तुम जीत सकते हो तो जाओ हमसे पावर ले लो। तो इस गणित के हिसाब से अगर आप पोल परसेंटेज देखें तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। 42% वोट मिले थे बीजेपी को, 42.6%, और 40.3% वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को। अब आप इसको थोड़ा सा मैप करें कि दोनों पार्टियों में किसकी ताकत ज़्यादा है। ताकत कैसे पता चलती है? पता चलती है वोट परसेंटेज से। तो आप देखेंगे कि 2014 में बीजेपी को जो मिल रहे थे 42% वोट, वो 40.3% हो गए थे 19 में सीटें बढ़ने के बावजूद। कांग्रेस के जो 28.5% वोट थे वो 22.6 हो गए थे, और जो AIMIM के वोट थे वो 5.5% से 11.10% हो गए थे। यानी मुस्लिम वोट कांग्रेस से दूर गया था। 2019 में अगर आप बीएसपी में आओ तो उसके वोट भी 21.9 मतलब करीब 22% से 18.5% हो गए थे, 18.3। समाजवादी पार्टी के भी वोट कम हो गए थे। ये नेशन वाइड है। तो आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने मुसलमान वोटों को और दलित वोटों को वापस लाने की स्थिति बनती है उत्तर प्रदेश में, जो इन पार्टियों के सर्वे कह रहे हैं कि हाँ है, जो अंदर खाने जो इनके एनालिटिक्स बैठे हैं लोग वो कर रहे हैं, और उसी के तहत आप ये बात मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी का 2018 में 38% वोट शेयर था, वो 42.9% हो गया, करीब 4.8% वोट बढ़ा है कुल के कर्नाटक में, और खेल पलट गया। अगर कांग्रेस पार्टी 4% वोट भी, 4 से 5% वोट भी अपनी तरफ कर लेती है तो एक बड़ा बदलाव आप 2024 में देखेंगे। अब आते हैं कि क्यों ये बात खुद मोदी जी के अपने रवैये से सामने आती है। न्यूयॉर्क में सवाल पूछा गया, जवाब वो शायद ना दे पाए, लेकिन जो बात उन्होंने घुमाई, उस बात को घुमा के भी उन्होंने यही कहा कि हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान में सब बराबर हैं, सबको समान अवसर मिलते हैं, कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वगैरह वगैरह। एक संदेश। उसके बाद जाते हैं इजिप्ट, एक संदेश। भोपाल का बयान, मैंने मस्जिद में घूमते हैं वहाँ पे, एक संदेश। भोपाल का बयान, भोपाल में मुसलमानों पे बयान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जब उनका शो हो रहा था स्टेडियम वाला, तब भी एक खास जगह पे एक कोने में बहुत सारे मुसलमान बिठाए गए थे, और बार बार
उस फ्रेम में ये मैसेज दिया जा रहा था कि मुसलमान भी मोदी जी के बड़ी संख्या में शो में आए हैं। ये सब चीज़ें कुछ बता रही हैं। इससे भी ज़्यादा एक चीज़ आपने नोटिस की होगी जो आजकल बहुत मायने रख रही है। सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, यूट्यूब के वीडियोस के जो चैनल्स हैं उनको आप देख लीजिए। उन चैनल्स पे ज़्यादा पॉपुलैरिटी आ रही है जो मोदी के खिलाफ एंटी मोदी कंटेंट बना रहे हैं। ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने वाले क्लास हैं। न्यूज़ चैनल हार्डकोर की मैं बात नहीं करता हूँ, उनका भी डाटा कुछ कुछ इसी तरह का है। वायरलिटी भी उनकी आ रही है। अगर यही ऑस्ट्रेलिया वाला शो जो स्टेडियम में हुआ था, ये मोदी जी अगर पहले करके आए होते तो आज देश भर में आप पिछली बार से और अब मिला के देख लीजिए, धूम मची होती। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से मोदी जी खड़े हो, मोदी जी को ये हो गया वो हो गया। इसी तरह से मोदी जी अगर अमेरिका गए हैं, जब वो वहाँ डायस्पोरा से मिल रहे थे और भाषण दे रहे थे, तो उसके वीडियो, उसकी तस्वीरें, सर्वश्रेष्ठ सम्मान, किस तरह वहाँ की संसद में तालियां बजी, इतना ज़्यादा ये मच गया होता ना। और ये मचता ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया सेल के हाथ में बहुत कुछ है। सोशल मीडिया सेल लोगों तक पहुँचा देती है, लेकिन लोगों के अंदर अगर उनके लिए ये मोहब्बत होगी और उनको अगर लगता होगा कि वाकई यार मोदी जी ने माथा गर्व से ऊपर कर दिया है, तब वो शेयर करते हैं। अब वो शेयरिंग बंद हो गई है। तो आपका जो इवेंट ऑस्ट्रेलिया वाला था, सब कुछ छोड़ के आपने इवेंट किया, रिस्पांस नहीं आया, वैसा रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, लोगों ने देख लिया, उनको पता चल गया वहाँ हुआ है, लेकिन कोई ऐसा चमत्कारी कुछ हो गया वो नहीं। उनका सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला उनको मिस्र में, कोई चर्चा नहीं हो रही है। पहले होता था फोर्ब्स मैगजीन ने भी अगर पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर कुछ घोषित कर दिया तो कई दिनों तक चलता था। टाइम मैगजीन ने कर दिया, कई दिनों तक चलता था, ये लगातार हम देखते थे। तो ये अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनता के बीच में भी एक जादू कम होता दिख रहा है। दूसरा, ये जो राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान वाला मामला है ना, ये दलितों और मुसलमानों में एक गहरा संदेश देने में कामयाब हुआ है। और अगर आप आंख बंद करके 5 मिनट सोचें और आप ये कल्पना करें कि आप इस देश के मुसलमान हैं, तो आप क्या चाहेंगे? बल्कि हिंदू भी हैं तो आप क्या चाहेंगे? कोई तलवार लेके आपकी तरफ से आपके नीचे गली के लड़ रहा है, बम फेंक रहा है, गालियां दे रहा है, या सब लोग शांति से अपने घर में बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं है, सबकी ज़िंदगी शांत बना दी गई है? ऐसी कल्पना मोहब्बत की दुकान वाले नारे में क्या है? यही है, कोई किसी से नहीं लड़ेगा, हम सबको माफ़ करेंगे, सब एक दूसरे को माफ़ कर दो यार, लग जाओ प्यार से। ये संदेश, और इस संदेश के कारण ही 2024 में, और ये जो पूरा डाटा है, ये लगता है कहीं ना कहीं कि अब चीज़ें उत्तर प्रदेश में भी ध्रुवीकरण है, सारी चीज़ें, उसके बावजूद चीज़ें उतनी सरल नहीं रह गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो 10 जगह वोट डाल रहे थे, मैंने आपको डाटा बताया, वो अगर एक जगह डालने लगेंगे तो क्या होगा? जो दलित मायावती को अपना सेवियर मानते थे, उसी मायावती को बेचारगी की हालत में देख रहे हैं। उनको लगेगा इससे तो कांग्रेस अच्छी थी, और वो पहले कांग्रेस के साथ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, तो बचे खुचे भी वहाँ चले गए तो क्या होगा? तो ये पूरी जो तस्वीर दिख रही है, तस्वीर कहीं ना कहीं एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि हालात बदल रहे हैं। गुजरात में भी हालात बदल रहे हैं। गुजरात में जो एक डरा सहमा था मुसलमान, वो स्थिति नहीं है। अगर दरगाह में जाके वहाँ पर कुछ हुआ, किसी प्रकार का एक्शन हुआ, तो उसका रिटेलिएशन हुआ। गुजरात के लोग ये भूल चुके थे। तो एक देशव्यापी वातावरण बन रहा है, और इस वातावरण के बीच में अगर मोदी जी को मुसलमानों की बात करनी पड़ जाए अपने भाषण में, अगर वो एक याद कीजिए, ईद पे लाइट क्यों नहीं कटती है, रमज़ान में लाइट क्यों नहीं कटती, दिवाली पे क्यों कटती है, ये नारा देने वाले प्रधानमंत्री, और आज अगर ये कहने लगे नहीं 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 वो 3 तलाक जो है वो इस्लाम के मुताबिक थोड़ी था, तो ये अंतर दिखाता है कि अब थोड़े से वोट भी मुसलमानों के बीजेपी के पास आ जाएं तो नैया बच जाए। थोड़े से वोट तमिलनाडु से आ जाएं तो नैया बच जाए, क्योंकि अब स्थिति 2014 से भी कहीं ज़्यादा अभी तक तो ख़राब दिख रही है। राजनीति रोज़ बदलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।